जो अपनी कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। तो देखिए, जो जो आप अपनी ज़िंदगी में, अपनी जर्नी में, मेरे साथ जर्नी में कदम रखते जा रहे हैं, उस पर विश्वास रखिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़ाई करिए, मेरे साथ चलते रहिए। बहुत ही जल्द हम अपना सिलेबस ख़त्म कर लेंगे। बहुत ही तेज़ी से हम आगे बढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी में भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया में कदम रखने के बाद, इलेक्ट्रिक चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने के बाद आज का टॉपिक है ओम्स लॉ। साथ में आज रेजिस्टेंस के बारे में भी बात करनी है, कुछ अच्छे कच्चे क्वेश्चंस भी लास्ट में, जैसे पिछले लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा था, ऐसे इस लेक्चर में भी 2-4 लास्ट में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जिससे आपका माइंड खुलेगा। अभी तो फिलहाल थ्योरी पे ध्यान देनी है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस। तो देखिए, ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिसिटी नंबर 03, थर्ड लेक्चर है इलेक्ट्रिसिटी पे एंड बेसिक्स पढ़ चुके हैं। अब चैप्टर के डीप में जाना शुरू करेंगे। ओम्स लॉ की बात करनी है आज, रेजिस्टेंस की बात करनी है आज। तो आज काफ़ी सारे नए टर्म्स आएंगे, रेजिस्टेंस आएगी, रेजिस्टर क्या होता है वो भी पता चलेगा। तो देखिए, ओके, ओम्स लॉ हेडिंग डालते, देखिए एक लॉ है तो इसका पहले लिख लेते हैं कि ये लॉ क्या कहता है, क्योंकि एक लॉ है, इसमें कुछ बेसिक आपको समझने नहीं, ये लॉ आपको याद करना पड़ेगा, है ना। एक्सपेरिमेंट से पता चला, उसको हमने लॉ के तौर पे लिख दिया। तो देखिए लॉ क्या कहता है, ये कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, मतलब जो करंट, एक सर्किट ली उसमें जो करंट फ्लो कर रहा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस को मैं अगर पीडी लिखूं अक्रॉस इट एंड्स, मतलब जो भी सर्किट है उसके दोनों एंड्स में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है उससे क्या है, करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये थी इसकी स्टेटमेंट, और अच्छे से और थोड़ी बड़ी स्टेटमेंट मैंने यहाँ ब्रीफ में लिख दिया है, आप वो स्टेटमेंट जरूर याद कर लीजिएगा। एक कंडीशन होनी चाहिए कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब कांस्टेंट जो टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर 30 डिग्री सेल्सियस, अगर 95 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर और उसमें आप नाप रहे हैं तो 95 डिग्री सेल्सियस ही रहना चाहिए, तभी करंट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस से प्रपोर्शन आएगा। अगर 95 से 96 चला गया तो दिक्कत आ जाएगी। अभी समझेंगे, और जब एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे, ओम्स लॉ को जब वेरीफाई करने की बात करेंगे तब समझेंगे कि टेम्परेचर का क्या रोल होता है। अभी फिलहाल थोड़ा साइड में रखते हैं। अब देखिए, इस अगर मैथमेटिकल स्टेटमेंट को, सॉरी इस इंग्लिश स्टेटमेंट को अगर मैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, यानी करंट को मैं आई लिखूँ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे पोटेंशियल डिफरेंस से। पोटेंशियल डिफरेंस को मैं वी लिखता हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ऐसे भी लिख सकता हूँ। और देखिए यहाँ से आपको पता है, अगर साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी अगर आपको हटानी है, ये प्रोपोर्शनैलिटी का अगर साइन हटाना है आपको तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है, यानी अगर इस साइन को मुझे इक्वल्स टू में बदलना है तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। उस कांस्टेंट को हमने माना आर, कैपिटल आर, और आई तो आई रहा। तो ये हमारे पास बना फॉर्मूला। अब इस आर को क्या कहते हैं, इस आर को कहा जाता है रेजिस्टेंस। ये आर है क्या, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जो हमने लगाया है इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए, और इस आर को कहा जाता है रेजिस्टेंस। इसको कैपिटल आर से हम डिनोट करते हैं। यहाँ से हमें मिला रेजिस्टेंस, लेकिन अभी इस रेजिस्टेंस को थोड़ा साइड में रखेंगे, पहले और कुछ बात करेंगे ओम्स लॉ के ऊपर कि ओम्स लॉ हमें और क्या क्या बताता है। अभी थोड़ा रेजिस्टेंस को साइड में रखते हैं। देखिए, ओम्स लॉ मुझे और भी काफ़ी सारी चीज़ें बताता है, अगर मैं आपको भी बताऊँ तो देखिए, V इक्वल टू आर आई को यहीं पर रहने देते हैं, इसको हटा देते हैं और यहाँ लिख लेते हैं ऊपर V इक्वल टू आर आई जो हमें मिल चुका है। और इसमें V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, R क्या है, रेजिस्टेंस, I क्या है, करंट, क्या है वो, V इक्वल टू आई आर, ये है फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ से क्या मिलेगा, अगर मुझे यहाँ से R निकालना हो या मुझे मान लीजिए I निकालना हो, तो देखिए I कैसे, क्या I का क्या फॉर्मूला लगा, ये है I इज इक्वल टू, ये R यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा तो V अपॉन R बन जाएगा। तो देखिए करंट का फॉर्मूला क्या मिलता है, I इज इक्वल टू वी आर। ठीक है, अब अगर बात करनी हो कि रेजिस्टेंस क्या, अगर मुझे रेजिस्टेंस निकालना हो तो देखिए रेजिस्टेंस ये है,
अगर खाली मुझे यही चाहिए तो उसको ऐसे रखते हैं, ये जो आई है यहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो R इक्वल टू वी अपॉन आई बन जाएगा। तो देखिए इस ओम्स लॉ से हमें तीन बहुत ही ब्रांड न्यू फॉर्मूले मिलते हैं। पहला फॉर्मूला V इक्वल टू आई आर, दूसरा फॉर्मूला I इक्वल टू वी अपॉन आर, और तीसरा फॉर्मूला R इक्वल टू वी अपॉन आई। यही रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है और इस पे बात करेंगे वैसे जब रेजिस्टेंस का टॉपिक खुलेगा। यही फॉर्मूला बन के आएगा जो ओम्स लॉ से मिलता है। तो ये है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का आप एक और फॉर्मूला पढ़ चुके हैं जो है पोटेंशियल डिफरेंस का होता है W अपॉन क्यू और करंट का होता है Q अपॉन टी, ये आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब आपके पास दो फॉर्मूले हो गए, एक पोटेंशियल डिफरेंस का ये वाला, एक पोटेंशियल डिफरेंस का ये वाला, एक करंट का ये वाला, एक करंट का ये वाला, और ये रेजिस्टेंस का ब्रांड न्यू फॉर्मूला आपके नोट्स में चले जाना चाहिए जो आज के लेक्चर में नया फॉर्मूला। फिलहाल इसके बाद तब करेंगे जब रेजिस्टेंस का टॉपिक खुलेगा। अभी ओम्स लॉ पे रहते हैं। देखिए और क्या मुझे यहाँ से देखने को मिल रहा है, अगर मैं यहाँ पर साइड में कुछ लिखना चाहूँ तो देखिए यहाँ से मुझे दो चीज़ें पता चल रही हैं। एक पहली चीज़, जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस, ये सभी को पता, यही तो ओम्स लॉ कहता है। जो दूसरी चीज़ मुझे देखने को मिल रही है वो मुझे ये देखने को मिल रही है, अगर आप देखें तो देखिए करंट जो है ना, करंट ये देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस से, लेकिन देखिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ये रेजिस्टेंस से। यानी जो करंट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस से। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे जैसे आप सर्किट में करंट बढ़ाएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है जाएगा। जैसे अगर आप करंट को डबल कर देंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी उस सर्किट में डबल हो जाएगा। लेकिन उसका उल्टा यहाँ पे क्या होता है, देखिए जैसे जैसे आप करंट बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस कम होता जाएगा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर आप करंट को डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा, करंट को हाफ करेंगे तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये दो चीज़ें मुझे ओम्स लॉ से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। यानी एक सर्किट में, एक गिवन सर्किट में स्ट्रेंथ ऑफ करंट मतलब एक सर्किट है, सर्किट के बारे में आप जान चुके हैं पिछले लेक्चर में, एक सर्किट क्या होती है। अभी और जैसे जैसे सर्किट्स और पढ़ते जाएंगे रजिस्टर का सिंबल आ जाएगा और सारे सिंबल्स आ जाएंगे तो और खुलता जाएगा आपका इलेक्ट्रिक सर्किट का। और जब हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ेंगे ना, तब आपका जो सर्किट का जो भी वो है ना पूरा बेसिक, वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अभी फिलहाल कह रहा है कि स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दो चीज़ों पे डिटरमाइन करता है, ये दोनों चीज़ें हमें यहाँ से मिल रही है। पहला तो पीडी यानी पोटेंशियल डिफरेंस पे मेजर करता है, जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। दूसरा रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, मतलब जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट घटता जाएगा। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, अभी मैं जस्ट नेक्स्ट टॉपिक, इस स्लाइड के बाद नेक्स्ट टॉपिक यही है कि रेजिस्टेंस होता क्या है। अभी फिलहाल आपको, जिन लोगों ने नहीं पता कि रेजिस्टेंस क्या होता है, उन लोगों को माइंड में ये आ रहा होगा कि रेजिस्टेंस क्या चीज़ है, क्या ये बढ़ती है तो रेजिस्टेंस करंट घटता है, क्या चीज़ है, तो अभी जानेंगे उसे भी। फिलहाल अभी इस स्लाइड से ये हमें समझना है, ये दो रिलेशन समझने हैं। इन दो रिलेशंस के बाद ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, ये इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये इससे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, बस ये बात समझ में आनी चाहिए। ओम्स लॉ से जो हमें कंक्लूजन्स मिले, ओम्स लॉ हम सबको पता चल गया कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन उससे और हम जब इसको सॉल्व करते रहेंगे तो तीन फॉर्मूले मिले, तीन फॉर्मूले के बाद इन फॉर्मूले की वजह से दो रिलेशंस मिले, और फिर हमने कंक्लूजन करा कि स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन एनी सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। इसका मतलब अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घटेगा, एंड अगर रेजिस्टेंस घटेगा तो करंट बढ़ेगा। तो ये बात ओम्स लॉ से पता चल गई। यहीं पे थोड़ा ओम्स लॉ खत्म हो जाता है आपका जितना भी सिलेबस में है। ओम्स लॉ के बारे में आपको इतना ही जानना था। अभी हम ग्राफ भी पढ़ेंगे ओम्स लॉ का, फिर उसको वेरीफाई भी करेंगे कि ओम्स लॉ सही है कि नहीं। इसको एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा वेरीफाई भी किया जाएगा इस लेक्चर में। लेकिन उस सारी चीज़ों को करने से पहले आइए समझते हैं ये रेजिस्टेंस क्या चीज़ है। काफ़ी बच्चों के मन में होगा कि ये रेजिस्टेंस क्या है, जो जिसकी बार बार बात हो रही है ओम्स लॉ में। एनसीईआरटी में ये प्रथा है, पता नहीं क्यों, कि पहले ओम्स लॉ पढ़ा दिया जाता है, उसके बाद रेजिस्टेंस को पढ़ाते हैं। तो बच्चों को समझ नहीं आता कि ओम्स लॉ में जो रेजिस्टेंस की बात हो रही है वो एक्चुअली में है क्या। लेकिन क्योंकि हमें एनसीईआरटी को भी फॉलो करना है तो हमने भी पहले ओम्स लॉ को पढ़ाया, उसके बाद हम रेजिस्टेंस को पढ़ाएंगे। लेकिन जैसे ही आप इस स्लाइड में रेजिस्टेंस का मतलब समझ जाएंगे वैसे आपका ओम्स लॉ पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं
रेजिस्टेंस क्या चीज़ है। रेजिस्टेंस का बेसिक और डेफिनेशन जानने से पहले ही समझते हैं है क्या रेजिस्टेंस। तो अगर मैं यहाँ पे एक बक्सा ले लूँ, बॉक्स नहीं एक्चुअली में एक मेटल है, ठीक है। इस मेटल को हम माइक्रोस्कोप के जरिए देख रहे हैं कि इस मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। ये तो सभी को पता है कि एक मेटल का वायर ले लिया मैंने, इस मेटल के वायर देखिए इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। इसके अंदर एटम होगा, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे कि नहीं होंगे, होंगे, ठीक है। तो हर जगह एटम्स ऐसे ही बिछे होंगे। ये रहे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अभी ये इलेक्ट्रॉन्स रेस्ट पे हैं। क्यों रेस्ट पे हैं? क्योंकि इनको मैंने कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिया। तो यहाँ मतलब कोई डिफरेंस, यहाँ से यहाँ कोई डिफरेंस नहीं है, तो ये यहीं पे बैठे रहेंगे, कहीं ट्रैवल ही नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही मैंने बैटरी लगाई, 10 वोल्ट्स की, इसका मतलब 10 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस आया इस और इस पॉइंट के बीच में। तो ये ट्रैवल कैसे करेंगे, सभी को पता है पॉजिटिव से नेगेटिव करते हैं, तो ये ऐसे ट्रैवल करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो अभी ये रेस्ट पे बैठे हैं, जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस दिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया, ये हड़बड़ाने लगे, इनको मूव करना है, ये रेस्ट पे नहीं रहेंगे अब, क्योंकि इन्हें पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया, इन्हें मूव करना है, इन्हें ऐसे मूव करना है। तो ये क्या करेंगे, हड़बड़ाने लगेंगे, अपनी जगह पे कूदने लगेंगे और मूव करना शुरू होंगे। लेकिन मूव करने जब शुरू होंगे ना, तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे मूव करने लगेगा। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स आपस में टकराएंगे, टकरा के थोड़ा ऐसे जाएंगे, ये टकरा के हो सकता है बिल्कुल सीधे वापस चली जाएं, या कहीं टकरा के डिविएट हो जाएं, कहीं और चले जाएं। तो देखिए रश पैदा हो रहा है, एक रश कहते हैं इसे, मतलब स्मूथ फ्लो नहीं है, स्मूथ फ्लो नहीं है, ये हार्श फ्लो कह सकते हैं इसे, कि मतलब एकदम स्मूथ फ्लो नहीं हो रहा है कि सारे इलेक्ट्रॉन्स आराम से ऐसे जा रहे हैं, एकदम हार्श टाइप का फ्लो है कि इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से टकरा टकरा के, यहाँ जब ये टकराते हैं तो क्या फ्लो होता है, अपोजिशन फ्लो होता है। अपोजिशन मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन्स वापस चले जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स डेविएट हो जाते हैं, तो थोड़ा उनका पाथ जो है स्मूथ नहीं रहता, और इसी अपोजिशन को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बेसिक है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए इलेक्ट्रॉन्स रेस्ट पे बैठे थे, एक मेटल, ये एक मेटल है, इस वायर के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन से भी रेस्ट पे बैठे थे। जैसे ही इन्हें पोटेंशियल डिफरेंस मिला, ये कूदने लगे, इनको कहीं चलना था, पाथ इनको ऐसे फॉलो करना था, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव जाना होता है, ठीक है। तो पाथ इन्हें ऐसे फॉलो करना था, तो हड़बड़ाने लगे, इनको चलना है, चलने चलने में एक दूसरे से टकराने लगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, तो एक दूसरे से टकराने लगे और डिविएट हो गए, कुछ वापस लौट गए, तो अपोजिशन पैदा हुआ, रश पैदा हुआ, एंड इसी अपोजिशन को कहा जाता है रेजिस्टेंस। अब आपके मन में सवाल होगा कि क्या सारे मेटल्स में ऐसा होता है, मतलब क्या ऐसे है कि सारे मेटल्स में इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे और ये आपस में टकराएंगे? ऐसा कोई मेटल नहीं है, ऐसी कोई वायर नहीं है जिसमें स्मूथ फ्लो होता है। वो आपका ये जो क्वेश्चन है वो क्लियर होगा जब आप पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, कि मतलब अगर मैं इतना वायर लूँ और अगर मैं इसके बराबर ही इतना बड़ा वायर ले लूँ, तो इसमें रेजिस्टेंस कम होगा, इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, इसमें कम होगा। ऐसा क्यों होगा, क्या होगा, ये हमें बाद में समझना है। अगला लेक्चर इसी पे डिवोटेड है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पे, कल का पूरा लेक्चर है। लेकिन आज सिर्फ इतना समझना है कि जब कोई भी मेटल वायर मैंने लिया, तो इलेक्ट्रॉन्स जब जाएंगे तो ये आपस में टकराएंगे, डिविजन होगी, रश होगा, अपोजिशन होगा, इसी के कहते हैं रेजिस्टेंस। बस आज यही बात समझनी है, ज़्यादा अपने दिमाग नहीं दौड़ाना है कि क्या हर वायर में ऐसा होगा, ये क्यों होता है, या मतलब इस वायर में कम क्यों होता है, इस वायर में ज़्यादा क्यों होता है। वो सारी बातें, सारे डाउट्स आपके फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी यानी कल क्लियर होंगे। अभी फिलहाल आपने समझ लिया कि रेजिस्टेंस क्या होता है। ये था रेजिस्टेंस का बेसिक जो आपको समझना आना चाहिए था। अब इसकी लिखते हैं डेफिनेशन, और अच्छे से डेफिनेशन आपको फिर समझ में आ जाएगी कि एक्चुअल में रेजिस्टेंस है क्या। बाकी एक बार आपको फॉर्मूला पता चल जाए, फिजिक्स में तो ज़्यादा न्यूमेरिकल्स ही आते हैं, फॉर्मूला पता करिए, क्वेश्चंस लगाइए। अभी इस लेक्चर में भी अच्छे अच्छे रेजिस्टेंस के क्वेश्चंस दूंगा, उनको सॉल्व करिए, अपना रेजिस्टेंस का कंसेप्ट क्लियर रख के चैप्टर में आगे बढ़ सकते हैं आप। देखिए द प्रॉपर्टी ये इसकी डेफिनेशन है, ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच it opposes the flow of electric current, electric current is called resistance। इसको क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। ये आप समझ चुके हैं,
इसमें कुछ आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको बेसिक पता होता है डेफिनेशन तो ऐसे ही आप खुद भी बना सकते हैं। देखिए द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, मतलब एक कंडक्टर लिया था मैंने वो मेटल वायर, उसकी एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको अपोज करे, उनका पाथ रोके, उनको अपोज करे, उनको डिविएट करे, ऐसी प्रॉपर्टी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। ये हम बेसिक में भी समझ चुके हैं, डेफिनेशन भी आपको याद हो जानी चाहिए। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमें मिलता है ओम्स लॉ से, जो कहता है R इक्वल टू V अपॉन I। ये फॉर्मूला भी आपको याद हो जाना चाहिए। रेजिस्टेंस की जो SI यूनिट होती है उसको कहते हैं ओम्स, ओम, ठीक है। इसका सिंबल होता है ओमेगा, इस सिंबल को क्या कहा जाता है, ओमेगा, ठीक है। यानी यहां से क्या मिलेगा हमें, 1 ओम इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट, करंट 1 एम्पेयर। ये है रिलेशन इनकी SI यूनिट्स के बीच में। मतलब ये रिलेशन तभी काम करेगी जब रेजिस्टेंस ओम्स में हो, वोल्ट में हो, पोटेंशियल डिफरेंस I में हो, एम्पेयर। इन्हें कन्वर्ट भी किया जा सकता है, और भी आज कन्वर्जन भी पढ़ेंगे कि कैसे I अगर मिली एम्पेयर में दिया है, क्वेश्चंस है मेरे पास, I अगर मिली एम्पेयर में दिया तो उसे कैसे कन्वर्ट करते हैं। अभी आपने ये रेजिस्टेंस की कोई यूनिट नहीं पढ़ी है ना, अभी आपने सिर्फ ओम ही पढ़ा, लेकिन रेजिस्टेंस की एक और यूनिट होती है, इसको के ओम्स कहते हैं, के ओम्स। तो इसके ऊपर भी एक बेस्ड क्वेश्चन है। बस ऐसी यूनिट्स अगर देखिए क्वेश्चन में अगर सिंपल न्यूमेरिकल भी देगा ना तो कभी इतना सिंपल नहीं देगा कि वो सारी यूनिट्स ओमेगा में दे दे, वोल्ट में दे दे, एम्पेयर में दे दे। वो क्वेश्चन को कहीं ना कहीं घुमाएगा, करंट को दे देगा मिली एम्पेयर या माइक्रो एम्पेयर में, ताकि आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़े, उससे पहले एम्पेयर में बनाना पड़े। या रेजिस्टेंस की एक और यूनिट होती है जिसे के ओम्स कहते हैं, उसमें थोड़ी और आपको मेहनत करनी पड़ेगी आपको इसे ओम में बनाने के लिए। तो इन दोनों टाइप के बेस के क्वेश्चन में लाया हूँ ताकि आपका वैरायटी ऑफ क्वेश्चन वाला फंडा क्लियर हो, आप किसी भी क्वेश्चन में फंसे ना। तो फिलहाल अभी इसको यहीं रोकते, जब क्वेश्चन आएगा तब आगे बढ़ेंगे। अभी फिलहाल आपको पहले रेजिस्टेंस का बेसिक जो इसके पिछले स्लाइड में मैंने समझाया वो पता होना चाहिए, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए, इसकी SI यूनिट और सिंबल पता होना चाहिए, और ये रिलेशन पता होना चाहिए इनकी SI यूनिट्स के बीच में। इतनी ही बात आपको जाननी है रेजिस्टेंस के बारे में। और भी बहुत बातें हैं लेकिन इस लेक्चर में मुझे नहीं जाननी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की, उसको भी होल्ड पे रखिए। लेक्चर को ज़्यादा बड़ा नहीं करते, उसको एक और लेक्चर डिवोट करेंगे उस टॉपिक को। अभी फिलहाल बेसिक समझना था। रेजिस्टेंस यहाँ होता है ख़त्म, लेकिन इस लेक्चर की अभी थ्योरी ख़त्म नहीं हुई है। 2 बातें और करनी है, 2 या 3 बातें और करनी है। पहली बात अभी मैं आपको बता देता हूँ, अभी हम पढ़ने वाले हैं ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ, मतलब ओम्स लॉ का ग्राफ कैसे बनता है। फिर हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई ओम्स लॉ। एक एक्सपेरिमेंट है बहुत खूबसूरत सा, उसको एक्सपेरिमेंट को करना नहीं है, बस पढ़ना है कि उस एक्सपेरिमेंट में होता क्या है, ताकि ओम्स लॉ वेरीफाई हो जाए। जो आखिरी बात है वो है कंडक्टर्स, इंसुलेटर, और जो नया टर्म आया रेजिस्टर, उसकी बात करनी है। पहले हमने इंसुलेटर और रेजिस्टर को, सॉरी इंसुलेटर और कंडक्टर को फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे डिफाइन करा था, जो हमारा पहला लेक्चर था शायद उसी में करा था। जी हाँ, पहले लेक्चर में हमने कंडक्टर इंसुलेटर को फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे डिफाइन करा था। आज हम कंडक्टर इंसुलेटर को रेजिस्टेंस के बेसिस पे डिफाइन करेंगे, और एक नई टर्म भी आएगी जिसको कहते हैं रेजिस्टर, इसे भी आज डिफाइन करेंगे इस लेक्चर के जो लास्ट थ्योरी का पार्ट होगा। फिलहाल अब बढ़ते हैं ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ पे। तो हम अब नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ। अब बात करनी है ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ की, तो आइए हेडिंग डालते हैं पहले, ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ। अभी इसको समझेंगे भी और अभी इस पे एक इलस्ट्रेशन एग्जांपल भी करेंगे, तो बिल्कुल फोकस के साथ देखिए, पूरा ग्राफ आपको समझ में आ जाएगा। एंड इससे क्वेश्चंस भी आते हैं, ऐसा एक लौता टॉपिक है ओम्स लॉ के ऊपर जिससे क्वेश्चन आता है बोर्ड में। क्या कह रहा है कि मैंने ली एक y एक्सिस, मैंने ली एक x एक्सिस, ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस। 2 क्वांटिटी मेरे पास है, यहाँ मैं डिनोट करूँगा करंट को और यहाँ डिनोट करूँगा वोल्ट को, यानी पोटेंशियल डिफरेंस को। मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यूज होंगी, यहाँ x एक्सिस पे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यूज होंगी, y एक्सिस पे करंट की वैल्यूज, ठीक है। तो मैंने देखा डिफरेंट वैल्यूज रख के देखा कि जो इनका ग्राफ होता है ना वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। स्ट्रेट लाइन क्या होती है? स्ट्रेट लाइन होती है। इस स्ट्रेट लाइन से आपको कुछ समझ में आ रहा है? इस स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है? मतलब मैं कोई भी वैल्यू रखूं, जैसे जैसे करंट इंक्रीज होगा
कि जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा वैसे वैसे ही करंट इंक्रीज होगा। यानी इस स्ट्रेट लाइन का ये मतलब है कि यहाँ पे जो वोल्ट है यानी ये है ना, ये है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट से, एंड यही तो ओम्स लॉ है। यानी इस ग्राफ की वजह से, इस ग्राफ की मदद से भी हम ओम्स लॉ को वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे? अगर क्वेश्चन में आ गया कि डिस्क्राइब एनी वन मेथड इन विच वी कैन वेरीफाई ओम्स लॉ, तो आप ग्राफ बना दीजिए, ऐसा ग्राफ बना दीजिए एंड आप बोलिए कि क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो जैसे जैसे करंट बढ़ेगा वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, तो ये इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यही तो ओम्स लॉ कहता है। यानी ग्राफ की वजह से हमने इसे वेरीफाई कर दिया। और भी बात अगर मैं आपको बताऊं तो आप अगर ध्यान से देखें तो जो भी आप वैल्यू रखें ना, जो भी वैल्यू रखें उस पर V/I का जो रेशियो है, V/I का रेशियो वो हमेशा सेम आएगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, यानी कांस्टेंट आएगा, एक ही चीज़ आएगी। अगर यहाँ पे अगर कुछ I था, यहाँ पे V था, अगर यहाँ पे मान लीजिए 0.2 आ रहा था इनका रेशियो, तो यहाँ पे भी 0.2 ही आएगा। यानी कांस्टेंट वैल्यू रहेगी चाहे जो भी वैल्यू आप ग्राफ में रख लीजिए, और इस कांस्टेंट को कहा जाता है रेजिस्टेंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझनी है, एंड इसी के बेसिस पे हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं, इलस्ट्रेशन क्वेश्चन। तो ग्राफ समझ में आ रहा है, स्ट्रेट लाइन बनेगी। ये स्ट्रेट लाइन क्या बताती है कि जैसे जैसे करंट बढ़ेगा वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, यानी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यही ओम्स लॉ कहता है। दूसरी बात, जहां जो भी वैल्यूज पे आप V/I की वैल्यूज रखें उसका रेशियो निकालें, वो हर बार हर वैल्यूज पे सेम आएगा, यानी कांस्टेंट वैल्यू होगी। इस कांस्टेंट को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। एंड यही इसी मेथड को यूज करते हुए एक क्वेश्चन भी करने जा रहे हैं, इलस्ट्रेशन क्वेश्चन। तो मैं लाता हूँ वो क्वेश्चन स्क्रीन पे। बेसिक अगर समझ में आया तो वो क्वेश्चन भी ट्राई मारिए खुद, अच्छे से पूरा ग्राफ आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं लाता हूँ स्क्रीन पे पहला, आज के लेक्चर का पहला इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल। पहला इलस्ट्रेशन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। वैल्यूज दी है I/V की, आपको पता है y एक्सिस पे करंट को रखना है, पोटेंशियल डिफरेंस को x एक्सिस पे रखना है। तो प्लॉट करें इन वैल्यूज को ग्राफ। अगर आपके पास ग्राफ पेपर है तो वेल एंड गुड, वरना रफली भी प्लॉट कर सकते हैं जैसे मैं अभी करने वाला हूँ, रफली प्लॉट। एंड लास्ट में आपको रेजिस्टेंस भी निकालनी है। तो अच्छा खासा क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अगर ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो ऐसा ही आएगा बोर्ड में, कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। अगर ये आपसे क्रैक हो गया तो समझ लीजिए आपका ग्राफ का पूरा कंसेप्ट बिल्कुल टनाटन है। देखिए, ये बनाई मैंने y एक्सिस और ये बनाई मैंने x एक्सिस। यहाँ I की वैल्यूज रखूंगा और यहाँ V की वैल्यूज। I की वैल्यूज देखिए कैसी रेंज में है, 0 पॉइंट से शुरू होकर 0 पॉइंट पे खत्म है। लेकिन अगर मैं देखूँ तो 0.1 से शुरू होकर 0.4 तक खत्म है। यानी अगर यहाँ 0 है तो मैं रेंज ऐसी रख सकता हूँ कि 0.1 रख सकता हूँ, 0.2 रख सकता हूँ, फिर 0.3 रख सकता हूँ एंड 0.4 रख सकता हूँ। उससे आगे रखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वहीं तक है वैल्यूज़। देखिए ये देखिए 1 से शुरू होके 7 तक जा रही है कहीं ना कहीं, तो इसको मैं 0 के बाद 1 रख सकता हूँ, 2 रख सकता हूँ, 3 करते 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 मैं 7 तक जा सकता हूँ। उसके आगे जाने की ज़रूरत नहीं। आइए इसे फिर प्लॉट करते हैं। नॉर्मल ग्राफ जो भी आपने प्लॉट करना सीखा है वैसे ही प्लॉट करना है, कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं लगानी है। प्लॉट कैसे करेंगे? देखिए v की वैल्यू अगर 0.85 है तो I की वैल्यू 0.05 है, यानी 0.85 कहीं यहाँ होगा और I में ये 0.05, यानी यहाँ कहीं हमें अपनी पहली जो है पॉइंट मिल रहा है। फिर अगर देखिए हम जब v 1.70 होगा कहीं यहाँ पे, तो देखिए I वो बता रहा है 0.10 होगा, यानी ये पूरा सीधे ये वैल्यू हमें मिल रही है ये। और देखिए अगर 0.20 होगा, अगर 3.5 ये रहा तो 0.00 बिल्कुल करेक्ट, ऐसे ऐसे करते करते ये यहाँ आएगा ये। फिर क्या कह रहा है? 5 के बाद 0.30, ये बिल्कुल करेक्ट ये वाली लाइन। फिर क्या कह रहा है? 6.8 ये रहा, 0.4 यानी ये फिर क्या करना? लाइन कंप्लीट करिए। ये थोड़ा रफ है इसलिए शायद बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ना बने, तब भी यहाँ स्ट्रेट लाइन की आपको झलक मिल सकती है। स्ट्रेट लाइन आपको रफ में भी अच्छी खासी झलक मिल सकती है कि ये स्ट्रेट लाइन बन रही है। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन मिल गई, यानी ये जो ग्राफ है
वो ओम्स लॉ को वेरीफाई कर रहा है। तो पहला टास्क कंप्लीटेड, प्लॉट ऑन ग्राफ, प्लॉट कर दिया, स्ट्रेट लाइन भी बना के दिखा दी। फिर कह रहा है कैलकुलेट रेजिस्टेंस। देखिए रेजिस्टेंस का आपको फॉर्मूला पता है, R = V/I, लेकिन आपके मन में ये डाउट होगा कि मैं कौन सी वैल्यू को रखूं। तो हमेशा ग्राफ में जो लास्ट वाली प्लॉटिंग वैल्यू होती है ना, लास्ट वाली प्लॉटिंग वैल्यू, उसको हमेशा रखिए। तो लास्ट में देखिए V है 6.8 एंड I है 0.4, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 4 17 या 68 ओम्स होता है, तो 17 ओम्स आंसर आएगा। तो जो भी वैल्यू दी है उसमें लास्ट प्लॉटिंग वैल्यू को फॉर्मूला में रख सकते हैं 17 ओम्स। अब एक और टाइप का क्वेश्चन बनता है कि आपको ये वैल्यूज दे देगा, आपसे बोलेगा वेरीफाई दैट इट ओबेज ओम्स लॉ। तो आप क्या करेंगे, दो तरीके आपके पास वेरीफाई करने के। पहले तो आप ग्राफ में स्ट्रेट लाइन बना के दिखा दीजिए, तो इसका मतलब ये वेरीफाई कर रहा है। दूसरा जो तरीका है वो ये है कि आप सारी वैल्यूज की आर निकाल लीजिए, मतलब इसका भी आर, इसका भी आर, इसका भी आर, इसका भी आर, इसका भी आर निकाल लीजिए। अगर ये आर कांस्टेंट सेम आ रहा है, यानी यहाँ पे भी 17, यहाँ पे भी 17, 17, 17, 17 आ रहा है, इसका मतलब ये भी ओम्स लॉ को वेरीफाई कर रहा है। क्योंकि हमारे पास दो चीज़ें पता है, पहला स्ट्रेट लाइन होगी तब वेरीफाई करेगा, दूसरा अगर V/I का रेशियो है वो अगर कांस्टेंट यानी सेम आएगा तब भी वेरीफाई करेगा। तो अगर वेरीफाई वाले क्वेश्चन आए तो दो तरीके से आप दोनों तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं। वैसे ये थोड़ा हेक्टिक साइज में आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा, इसलिए जो ज़्यादा कंफर्टेबल मेथड होता है वो यही होता है कि सभी का V/I रेशियो निकाल लीजिए। अगर सेम आ रहा है तो इसका मतलब वेरीफाई कर रहा है, वरना दूसरे तरीके से करना है तो अगर स्ट्रेट लाइन बन रही है, ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रही है, तो भी वेरीफाई कर रहा है। ग्राफ समझ में आया? अगर समझ में आया तो आइए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट मैं आपको समझा देता हूँ जिससे हम ओम्स लॉ को वेरीफाई कर सकते हैं। छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, उसे भी आइए सीखते हैं। एक और छोटा सा एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, उसको वो बहुत ईजी सा एक्सपेरिमेंट है, कुछ इसमें ज़्यादा पढ़ना नहीं है, थोड़ा सा टाइम आप इन्वेस्ट करिए। ये कोई वैसा नहीं है कि इससे क्वेश्चन बन सकता है, बस मैं आपके बेसिक नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि एक ऐसा एक्सपेरिमेंट भी किया जाता है जिससे आप ओम्स लॉ को वेरीफाई कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, एक सर्किट बनाते हैं हम लोग। उस सर्किट में क्या करते हैं, एमीटर को लगा देते हैं सीरीज में, यहाँ एक कंडक्टर लगा देते हैं, ठीक है। इसके पास कुछ रेजिस्टेंस है, अब रेजिस्टेंस पढ़ चुके हैं, इसके पास कुछ रेजिस्टेंस है, इसका मतलब ये कंडक्टर जो है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को थोड़ा अपोज करेगा, मतलब इसके पास कुछ आर रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब इस कंडक्टर के दोनों एंड्स पे लगा देते हैं वोल्ट मीटर। ये भी हम पढ़ चुके हैं कि वोल्ट मीटर पैरेलल लगता है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ेंगे तो और क्या चीज़ बची है, वोल्ट मीटर लगा दिया, एमीटर लगा दिया, बैटरी देखिए लगा देते हैं, बैटरी लगा देते हैं और स्विच लगा देते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ है, रीहोस्टेट लगाते हैं हम, एक रीहोस्टेट। अब रीहोस्टेट क्या होता है, काफ़ी बच्चों को पढ़ने में समझने में तकलीफ होगी, लेकिन मैं अभी आपको बता देता हूँ कि रीहोस्टेट क्या होता है, इसका काम क्या होता है। ऐसा होता है रीहोस्टेट का कुछ सिंबल, ठीक है। ऐसा भी होता है, एक और सिंबल होता है रीहोस्टेट का, या तो ऐसे बना दो या तो ऐसे, ऐसा थोड़ा एरो आके ऐसे बना दो, ठीक है। तो इस मान लीजिए ये दे रहा है कुछ V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, ये बैटरी दे रही है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, पता है ना। ये तो बात पता है कि छोटा वाला नेगेटिव टर्मिनल होता है, बड़ा वाला पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। अब इस एक्सपेरिमेंट में होगा क्या, यहाँ से कुछ करंट दिया जाएगा, ठीक है, कुछ अमाउंट ऑफ करंट दिया जाएगा, कुछ I दिया जाएगा, ठीक है। उस करंट को यहाँ पे मेजर कर लिया जाएगा, उसकी रीडिंग यहाँ मेजर कर ली जाएगी। फिर जब एक रजिस्टर में जाएगा तो वो जितनी पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा होगा उसको यहाँ पे रीडिंग ले ली जाएगी, ठीक है। तो पहले केस में यहाँ V/I का रेशियो निकाल लिया जाएगा, ठीक है, वो कुछ फलाना रेशियो आएगा, ठीक है। दूसरे केस में क्या करेंगे, ये रीहोस्टेट पता है किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, अमाउंट ऑफ करंट को चेंज करने के लिए यूज़ होता है। अमाउंट ऑफ I को चेंज करने के लिए ये यूज़ होता है। ये बात आप ध्यान में रखिए कि रीहोस्टेट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किसी भी सर्किट में उसको चेंज कर सकता है। तो इस रीहोस्टेट की मदद से हम जो पहले इलेक्ट्रिक करंट जा रहा था उसकी बजाय कुछ और इलेक्ट्रिक करंट भेजेंगे, तो इसकी रीडिंग थोड़ी दूसरी आएगी, ठीक है, सेकेंड रीडिंग आएगी। तो यहाँ ये रीडिंग बदलेगी तो ये भी रीडिंग बदलेगी, इसकी भी कुछ सेकेंड रीडिंग आएगी। तो V/I का फिर से जब दूसरी बार केस लेंगे तो कुछ धमाका वैल्यू आएगी। अब क्या करना है, अब ऐसे करते करते 4-5 केस बना लीजिए, इसकी बार बार रीडिंग चेंज करिए, इसकी रीडिंग चेंज होगी तो इसकी भी होगी, इसकी भी होगी, कुछ अलग करंट जाएगा तो कुछ अलग रेजिस्टेंस देगा, कुछ अलग पोटेंशियल डिफरेंस देगा। तो ऐसे करते करते 4-5 केसेस बना लीजिए इस रीहोस्टेट की मदद से, 4-5 बार रीडिंग चेंज करते रहिए एंड इन सब रीडिंग्स को नोट करते रहिए। फिर देखिए कि क्या वो सेम आ रहा है, क्या वैल्यू सेम आ रही है। और यहाँ पे कंडीशन क्या है, अगर 95 डिग्री सेल्सियस पे ये मेजर हो रहा है
तो टेम्परेचर वही रखना है हर रीडिंग में, टेम्परेचर को ना बढ़ाना ना घटाना है, क्योंकि ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। आप सभी को पता है V/I की वैल्यू कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही काम करती है। तो 95 डिग्री सेल्सियस का कोई भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये सारी रीडिंग्स रीड कर लीजिए। और जब हमने करा ये तो हमने देखा कि बार बार वैल्यू सेम आ रही थी। इसका मतलब V/I की वैल्यू हमेशा R आ रही थी और ये हमेशा सेम आ रही थी। इसका मतलब यहाँ से भी ये प्रूफ हो चुका है। तो हमने प्रूफ कर लिया। लास्ट टॉपिक पोटेंशियल मतलब अब ओम्स लॉ आपका पूरा कंप्लीट है। आपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा भी प्रूफ कर लिया, सब कुछ कर लिया, ठीक है। तो ये रहा एक्सपेरिमेंट, आप इसे नोट कर सकते हैं। ऐसा कुछ करते हैं, सेटअप तैयार करते हैं और V/I की हमेशा वैल्यू निकालते हैं, करंट को चेंज करते रहते हैं, रीडिंग्स लिखते रहते हैं, हर केस बनाते हैं, हर केस में कॉन्स्टेंट आती है, सेम वैल्यू आती है। एंड इसका मतलब V/I = R बिल्कुल सही है। इसका मतलब ओम्स लॉ यहाँ से भी वेरीफाई हो जाता है। ग्राफ से भी वेरीफाई करना सीख लिया, ग्राफ में सभी वैल्यूज के रेजिस्टेंस निकालने से भी वेरीफाई करना सीख लिया, और तीसरा मेथड ये एक्सपेरिमेंट से भी वेरीफाई करना सीख लिया। तो अब ओम्स लॉ आपका पूरा यहाँ पे पूरा कंप्लीट है। ओम्स लॉ की सारी बात आपने जान ली है। रेजिस्टेंस की अभी थोड़ी सी बात जानी है। जो रेजिस्टेंस का मेन टॉपिक है वो अगले लेक्चर में होगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस में जब आप वो पढ़ लेंगे, रेजिस्टिविटी जान लेंगे, तब आपका रेजिस्टेंस भी पूरा खत्म हो जाएगा। फिलहाल अभी हमने ओम्स लॉ बिल्कुल खत्म कर लिया है, रेजिस्टेंस के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त कर ली है। तो अभी चलिए एक और जो लास्ट थ्योरी का कंसेप्ट बचा है, लास्ट है बिल्कुल, इसमें कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद 2-4 क्वेश्चंस करेंगे, फिर वीडियो को रैप अप करेंगे। फिलहाल बात करते हैं जो लास्ट कंसेप्ट हमारा बचा है। देखिए लास्ट कंसेप्ट क्या कहता है। ये लास्ट कंसेप्ट मुझसे कहता है कि ये है, मान लीजिए कंडक्टर, ये है इंसुलेटर, तो ये है रजिस्टर, ठीक है। इन तीनों टर्म्स को, इन तीनों टर्मिनोलॉजीज को मुझे डिफाइन करना है। किसके बेसिस पे डिफाइन करना है? मुझे डिफाइन करना है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बेसिस पे। तो देखिए, वो मटेरियल, वो सब्सटेंस जिनकी जो रेजिस्टेंस होगी वो बहुत लो होगी, उन सब्सटेंस को कहते हैं कंडक्टर्स। आइए ऐसा क्यों होता है, देखिए रेजिस्टेंस लो होगी, इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक चार्जेस है वो स्मूथली फ्लो करेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है उन चार्जेस को रोक देती है, उसका जो फ्लो होता है वो हार्श बना देती है। तो अगर रेजिस्टेंस कम होगी तो चार्जेस स्मूथली फ्लो करेंगे। इसका मतलब वो सब्सटेंस जो है इलेक्ट्रिक चार्ज को आराम से अपने अंदर फ्लो होने देगा। कंडक्टर वही तो है यार, कंडक्टर ही तो वो चीज़ है जो आराम से फ्लो होने देती है। इसका मतलब उसकी रेजिस्टेंस कम होगी, तो ऐसे सब्सटेंस को कंडक्टर्स कहेंगे। बात करूँगा मैं रेजिस्टर की, तो देखिए कंडक्टर के मतलब बेसिस पे कंपेरेटिवली इनकी जो रेजिस्टेंस होती है हाई होती है। कंपेरेटिवली मतलब किनसे कंपेयर करने पे? कंडक्टर से कंपेयर करने पे रेजिस्टर्स की जो रेजिस्टेंस होती है हाई होती है, मतलब इनसे ज़्यादा होती है। इनसे ज़्यादा होती है मतलब ये कुछ अपोजिशन देंगे, मतलब इतनी आसानी से फ्लो होने देंगे, लेकिन कुछ अपोजिशन देंगे, इतनी आराम से फ्लो होने नहीं देंगे। इन सबको कहते हैं रेजिस्टर्स। अब रेजिस्टर्स देखिए, इसका एग्जांपल मैं लूँ सिल्वर, मेटल, जो भी जितने भी मेटल हैं मोस्टली ये सारे होते हैं, सिल्वर बेस्ट कंडक्टर होता है। रेजिस्टर्स में इन सारे मेटल्स के जो अलॉयज होते हैं ना, ये सारे जो मेटल्स के जो अलॉयज बनते हैं वो उन अलॉयज की कंपेरेटिवली इनसे हाई रेजिस्टेंस होती है। तो ये मतलब विद रिस्पेक्ट टू दीज मेटल्स अलॉयज हैव हाई रेजिस्टेंस दैन देयर रिस्पेक्टिव मेटल्स। तो अलॉयज की थोड़ा रेजिस्टेंस कैटेगरी में सारे अलॉयज आते हैं जो भी मेटल्स के बनते हैं। इंसुलेटर की बात करूं तो ये तो फ्लो ही नहीं होने देते, हम सबको पता है। यानी जो इनकी रेजिस्टेंस होती है वो इनफाइनेटली हाई होती है, बहुत हाई होती है। इतनी हाई कि मान लीजिए यहाँ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करने की कोशिश कर रहा है तो इतनी रेजिस्टेंस हो जाएगी, इतना ये टकरा जाएगा आपस में कि ये फ्लो ही नहीं होगा, ये यहीं का यहीं थमा रह जाएगा। इतनी रेजिस्टेंस हाई होती है इंसुलेटर्स की, इसलिए इनको इंसुलेटर कहा जाता है। दे डू नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू देम। एग्जाम्पल रबर, वुड, करते करते बहुत एग्जाम्पल्स ऐसे आप सभी को एग्जाम्पल्स पता भी हैं। तो अब हमने फ्री इलेक्ट्रॉन से आगे बढ़ के जैसे जैसे चैप्टर में डीप जा रहे हैं वैसे वैसे कंडक्टर, रेजिस्टर, इंसुलेटर को हमने डिफाइन करा ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टेंस। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा और यहाँ आज के लेक्चर की थ्योरी खत्म होती है। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे 2-4 अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, फिर इस वीडियो को रैप अप करेंगे। पहला इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल, दूसरा है सॉरी, ये पहला वो ग्राफ वाला था, ये दूसरा है इलस्ट्रेशन ही है, कुछ खास है नहीं इसमें। क्वेश्चन करिए इसे सॉल्व, खुद पॉज करें, खुद सॉल्व करें, बस फॉर्मूला लगाना और कुछ चीज़ नहीं है। बिल्कुल सिंपल नहीं दिया क्योंकि आपको बिल्कुल सिंपल तो आपने कर ही रखे होंगे, थोड़ा लेवल बढ़ा के दिया है, मीडियम लेवल है।
उतना हार्ड भी नहीं है, आप सबसे बन जाएगा। ठीक है, तो मैं करता हूँ सॉल्व। देखिए पहले गिवन्स लिखिए, देखिए पहले जहाँ तक फुल स्टॉप है ना वहाँ तक पढ़ी करिए। एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉज अ करंट ऑफ 3.4 एम्पियर फ्रॉम द 220 वोल्ट सप्लाई लाइन। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस वो कह रहा है 220 वोल्ट है जब, तब कितना करंट ड्रॉ कर रहा है, 3.4 एम्पियर ड्रॉ कर रहा है। दो चीज़ें पता है, तीसरी चीज़ यही निकाल लीजिए, ये बात हमेशा नोट कर लीजिए। अगर दो गिवन्स पता हो तीसरी आप निकाल सकते हैं, मतलब आपको फॉर्मूला पता है तो तीसरी पहले निकाल लीजिए, फिर क्वेश्चन में आगे बढ़िए। देखिए आर हम निकाल सकते हैं, आर होता है वी अपॉन आई। देखिए आर क्या होगा, फिर आर को आर रखते हैं, वी 220 है, आई 3.4 है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 64.7 ओम्स यानी ओमेगा। ठीक है, दूसरी चीज फिर आगे बढ़ते हैं। व्हाट करंट विल दिस इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉ व्हेन कनेक्टेड टू 110 वोल्ट सप्लाई लाइन। मतलब अब उसने जो पीडी है, दूसरे केस में जो पीडी है वो 110 वोल्ट कर दी। ठीक है, फिर वो कह रहा है करंट निकालना है, हमें आई निकालना है। बहुत बढ़िया। और रेजिस्टेंस देखिए नहीं दिए। अब कुछ बच्चे फंस जाएंगे, वो सोचेंगे हैं इसमें दो वैल्यू दी है, इसमें तो एक ही वैल्यू दी है, तो हम निकाले कैसे। लेकिन आपको करना क्या है मैं सिखा चुका हूँ, जब भी दो वैल्यूज दिए तो पहले तीसरी वैल्यू निकाल लीजिए। अब देखिए आपके पास रेजिस्टेंस है तो आप यहाँ रेजिस्टेंस लिख सकते हैं 64.7 ओम्स। ठीक है, अब निकालना आसान हो गया। अब तो करंट का सिंपल से फॉर्मूला है आई इक्वल टू वी अपॉन आर। तो आई हमें निकालना है, आई को आई रखेंगे, वी हमने पता है 64.7 पहले ही निकाल चुके हैं। उसने क्वेश्चन में जो आर जो है 64.7 है, क्वेश्चन उसमें वी उसने क्वेश्चन में दे रखा है 110 वोल्ट, आर हमने निकाल लिया 64.7। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.7 एम्पेयर। तो थोड़ी मीडियम लेवल का क्वेश्चन था, उतना ज़्यादा भी आसान नहीं था, लेकिन था इसमें खाली फॉर्मूला लगाना था। बस बात समझ में आनी चाहिए कि पहले गिवन्स लिखिए, अगर दो गिवन्स हैं तो पहले तीसरा निकाल लीजिए, फिर क्वेश्चन में आगे बढ़िए, क्वेश्चन आसानी से होता जाएगा। तो दूसरा इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल लाता हूँ। अब दो क्वेश्चन और करने हैं इस वीडियो में, दोनों अच्छे क्वेश्चन है, कन्वर्जन के ऊपर बेस्ड हैं। दोनों पे अपना पहले खुद दिमाग लगाइए, खुद अटेम्प्ट करिएगा, फिर मेरे साथ उसे सॉल्व करिएगा। तो मैं लाता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द बोर्ड। सी टाइप का क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो सॉल्व करने से अगर दिख नहीं रहा हो तो मैं पढ़ सकता हूँ। पीडी ऑफ 10 वोल्ट यानी पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट इज नीडेड टू मेक अ करंट ऑफ 0.02 एम्पेयर। व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस इज नीडेड टू मेक अ करंट ऑफ 250 मिली एम्पेयर। तो पहले एक फुल स्टॉप जहां तक है उसी को पढ़ते हैं, 250 मिली एम्पेयर को देख के कंफ्यूज ना हो, सब धीरे धीरे सॉल्व होता जाएगा। कह रहा है पीडी ऑफ 10 वोल्ट इज नीडेड टू मेक अ करंट ऑफ 0.02 एम्पेयर, और पीडी देखा है 10 वोल्ट्स का। यानी देखिए गिवंस क्या है, पीडी जो है वो 10 वोल्ट दे रखा है, करंट यानी आई दे रखा है 0.02 एम्पेयर। दो चीज़ें हैं, तुरंत फटाक से रेजिस्टेंस निकाल लीजिए। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वी अपॉन आई। निकालना है रेजिस्टेंस, वी है 10, आई है 0.02। देखिए पॉइंट हटाएंगे, दो जीरो बढ़ाएंगे, तो मेरे ख्याल से आपकी और मेरी दोनों की अगर सेम आए तो वेल एंड गुड। 500 ओम अगर आपकी रेजिस्टेंस आ रही है यहाँ से, बहुत बढ़िया। आप क्वेश्चन को यहीं पॉज करें, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसा पिछला क्वेश्चन था। यहाँ से आपको दो गिवन्स मिलेंगी, इस फुल स्टॉप के बाद दो गिवन्स आपको मिलेंगी, एक गिवन आपको मिलेगी, दूसरी आप निकाल चुके हैं, तीसरी निकालनी है। तो खुद करें सॉल्व, मैं करने जा रहा हूँ उसे सॉल्व। देखिए एक ना एक गिवन यहाँ आपको फुल स्टॉप के बाद दी रखी होगी। पूछ रहा है व्हाट पीडी इज नीडेड, यानी पीडी तो पूछ रहा है टू मेक अ करंट ऑफ 250 एम्पेयर। देखिए गिवन मिल गई ना, एक गिवन आपको मिल गई, करंट दे रखा है 250 मिली एम्पेयर। ठीक है, दूसरी जो है आपने निकाली रखी है 500 ओम्स। ठीक है, निकाल तो अब लेंगे आराम से, आर इज गोल्ड वी इज गोल्ड टू आई आर निकाल के लगा के आप निकाल लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है लेकिन छोटी प्रॉब्लम तो है ये, कि भैया रिलेशन तो तभी काम करती है जब ये एम्पेयर में हो, ये ओम में हो तो ये निकलेगा वोल्ट में, लेकिन यहाँ मिली एम्पेयर में तो आइए इसे एम्पेयर में कन्वर्ट करते हैं साथ में। रिलेशन मैंने आपको समझाया था जब मैं इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा रहा था कि 1 मिली एम्पेयर इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पेयर, और 1 माइक्रो एम्पेयर 10⁻⁶
एम्पेयर। तो देखिए 1 की जगह यहाँ पे कितना है 250 मिली एम्पेयर। तो सिंपल यूनिटरी मेथड से क्या निकलेगा, अगर 1 में इतना है तो 250 में देखिए इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 250 से, 250 इंटू 10⁻³ अब देखिए 10⁻³ को मैं और कैसे लिख सकता हूँ, मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको 10⁻³ है ना, इसका मतलब देखिए 10⁻³ होता, इसका मतलब ये होता 10 इंटू 10 इंटू 10, लेकिन -3 है। अब माइनस के साइन को प्लस में लगाने के लिए आप सबको पता है ऐसे लिखते हैं 1 लिखते हैं, तो यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 1/1000 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बोलिए हाँ। अब देखिए 0 से 0 कट गया तो ये क्या बन गया, ये बन गया 25/100, और 25/100 हम सभी को पता होता है 1/4। यानी अब इस आई को मैं और क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर अगर मैं लिखूँ तो इस आई को मैं लिख सकता हूँ 1/4 एम्पेयर। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बोलिए हाँ। तो 1/4 एम्पेयर, ठीक है। अब सिंपल कुछ काम बचा ही नहीं है। अब आपको फॉर्मूला पता है V = IR। V हमें निकालना है तो V को V रखते हैं, I हमें पता चल गया 1/4, R है 500। तो 500 को 4 से जब डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या आएगा, यह आएगा 125 मेरे ख्याल से आएगा, जी हाँ 125 वोल्ट्स। अगर आपने इसे बिना देखे सॉल्व कर लिया इसका मतलब आपका कंसेप्ट बहुत अच्छा है, कन्वर्जन आप कर सकते हैं। अगर नहीं करा तब भी कोई बात नहीं, कन्वर्जन करना सीख लें और फॉर्मूले को सही जगह से अप्लाई करना सीख लें, गिवेंस को लिखने की आदत बना लें, नोट्स बनाने की आदत बना लें, और ये इसका आंसर निकालने की, हर क्वेश्चन के आंसर निकालने की भी आदत बना लें। एक होमवर्क क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, फॉर्मूला उसमें भी लगाना है लेकिन कन्वर्जन उसमें भी करना है। उस क्वेश्चन में कन्वर्जन करना है रेजिस्टेंस का। तो पहले मैं क्वेश्चन लाता हूँ स्क्रीन पे, डरिए मत, मैं आपको रिलेशन दे दूंगा, जैसे इसका रिलेशन ये होता है वैसे उस रेजिस्टेंस वाले का भी रिलेशन दे दूंगा, खुद सॉल्व करिएगा, खुद अटेम्प्ट करिएगा। मैं लाता हूँ स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट होमवर्क क्वेश्चन है ये। होमवर्क यहाँ लिख देता हूँ लेकिन आपको पता नहीं दिखी कि नहीं दिखे, क्योंकि मार्कर ने दो दम है ना वो तोड़ दिया है। कोई नहीं, मैं पढ़ देता हूँ अगर आपको क्लियर ना हो तो। क्वेश्चन कह रहा है करंट ऑफ 200 मिली एम्पेयर फ्लोज थ्रू 4K ओम रेजिस्टर, ये है 4K लिखा है, 4K ओम, अगर आपको सही से दिख रहा हो तो वेल एंड गुड। रेजिस्टर कैलकुलेट PD, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, कुछ है नहीं इसमें, खाली एक ही बार फॉर्मूला लगाना उसमें निकल जाएगा, लेकिन आपको 2 बार इसमें कन्वर्जन करनी पड़ेगी कि यहाँ पे करंट को एम्पेयर में बदलना पड़ेगा एंड यहाँ पे रेजिस्टर जो 4K ओम है उसको ओम से बदलना पड़ेगा। तो कन्वर्जन कैसे बदलते हैं मैं आपको लिख देता हूँ अगर आपको दिखे तो। देखिए पहले तो आप जानते हैं कि 1 मिली एम्पेयर जो होता है वो 10⁻³ एम्पेयर होता है, ये तो आप जानते हैं, इसे आप कन्वर्ट भी कर लेंगे, मैंने पिछले में दिखा भी रखा है। लेकिन जो 1K ओम होता है ना, 1K ओम वो 1000 ओम होता है। बस ये कन्वर्जन से आप वो 4K ओम में कितने ओम्स होंगे वो भी निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन सिंपल हो गया, कन्वर्जन मिलने के बाद इसे कन्वर्ट करें, खुद निकालें। आंसर मैं बता देता हूँ, इसका जो आंसर है, इसका जो आंसर है वो है 800 वोल्ट। जो पोटेंशियल डिफरेंस आपके निकलेगी PD वो निकलेगी वोल्ट्स में 800, यानी 800 वोल्ट्स। तो अगर हो जाए तब भी कमेंट करें, अगर ना हो तब भी कमेंट करें। अगर प्रॉब्लम आ रही है इस क्वेश्चन में, वैसे आनी तो नहीं चाहिए क्योंकि कन्वर्जन मैंने आपको बता दी है, आंसर भी बता दिया, सिंपल फॉर्मूला लगाना है, PD का फॉर्मूला लगाना है, सिंपल V = IR फॉर्मूला लगाएंगे तो ये क्वेश्चन आराम से बन जाएगा आपसे। अगर हो गया तो कमेंट में लिखें येस आई हैव डन इट, अगर नहीं हुआ तो कमेंट में वो भी लिख सकते हैं, नहीं होगा तो मैं अगले लेक्चर में से बता दूंगा। ऐसे हो जाना चाहिए। तो आज ख़त्म, ओम्स लॉ ख़त्म, आज क्वेश्चंस भी कर लिए। रेजिस्टेंस अभी ख़त्म नहीं हुआ है, रेजिस्टेंस आगे वाले लेक्चर में और आएगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बारे में हम जानेंगे, उसको पूरा कंप्लीट करेंगे। फिर धीरे धीरे कॉम्बिनेशन भी पढ़ना शुरू कर देंगे और फिर चैप्टर को एंड भी कर देंगे हम वो इलेक्ट्रिकल पावर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी वाले कंसेप्ट से, हीटिंग डिवाइस वाले कंसेप्ट से। तो देखिए बहुत सही जा रही है अभी जर्नी, इलेक्ट्रिसिटी में भी और एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट में भी। मैथ की सीरीज़ आपको आई होप मिल गई होगी, उसे भी सॉल्व करते रहें, बने रहें AEA अनुराग एजुकेशनल अकेडमी के साथ बने रहें, मेरे साथ बने रहें, स्टे ट्यून्ड विद अस। सो दैट्स इट फॉर टुडे।